गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो क्लास है, जो जीएसटी का क्लास में आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्पोजिशन लेवी। कॉम्पोजिशन लेवी को अच्छी तरीके से आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। क्या है कॉम्पोजिशन लेवी, एलिजिबिलिटी क्या है कॉम्पोजिशन लेवी का, आपका कंडीशन क्या क्या है, आपका और भी सारे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं इसमें, वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, आप मेरे क्लास को फुल्ली रेफर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कॉम्पोजिशन लेवी क्या है। ओके, चलिए आइए। तो पहले बोल दो कॉम्पोजिशन लेवी है क्या। कॉम्पोजिशन लेवी एक ऑल्टरनेटिव स्कीम है जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनके लिए, राइट। जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनके लिए एक सिंप्लीफाई स्कीम है। जैसे जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनको ये जो नॉर्मल स्कीम है उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका जो कंप्लायंस है वो ना मेंटेन करना पड़े, वो सिंप्लीफाई तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर पाए एंड वो सब कुछ मेंटेन कर पाए जो वो चाहता है एंड गवर्नमेंट भी चाहता है। ओके, ऐसा ना हो उसके बिजनेस भी रन हो, वो बिजनेस पे फोकस भी कर पाए एंड गवर्नमेंट टैक्स भी गवर्नमेंट के पास जाए। ओके, तो इसलिए ये स्कीम को लाया गया। तो पहले हम देख लेते हैं, ये देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड सिंप्लीफाई एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्कीम। ये एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्कीम है। मतलब देखिए जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मंथली 2 रिटर्न फाइलिंग करना। इवन जब जीएसटी आया था उस टाइम पे मंथली 3 रिटर्न था, मतलब ईयरली आपको 37 रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। और अभी जो है रिसेंटली अभी ईयरली आपको मंथली 2 एंड ईयरली 25 रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है। तो ये जो कम्प्लेक्सिटी है, उसके बाद आप रिटर्न भी फाइलिंग करने जाएंगे, आप टैक्स क्रेडिट जब लेंगे उसके बाद आपको बहुत सारे कंडीशन भी फुलफिल करना पड़ता है, राइट। उसके बाद आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है, टैक्स कलेक्शन, गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट। ये जो कम्प्लेक्सिटी है, ये जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या किया ताकि स्मॉल जो टैक्स पेयर है वो अपने बिजनेस पर फोकस कर पाए, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, इसलिए टैक्स सिस्टम को एक सिंप्लीफाई तरीके से लाया गया अलग एक स्कीम के थ्रू, जो है जिसका नाम है कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम का सेक्शन क्या है, उसका सेक्शन है सेक्शन 10। ओके, कॉम्पोजिशन स्कीम का सेक्शन क्या है, सेक्शन है सेक्शन 10, राइट। सेक्शन 10, सेक्शन कितना है, सेक्शन 10, राइट। और जो नॉर्मल स्कीम है उनका सेक्शन क्या है, उनका सेक्शन है सेक्शन 9। ओके, याद रखना सेक्शन 9 जो चार्जिंग सेक्शन है नॉर्मल स्कीम में, जहाँ पे बोला जाता है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो टैक्स क्रेडिट, टैक्स पेबल, ये सब कुछ है। लेकिन ये जो सेक्शन है ये एक अलग सेक्शन है। जो ये सेक्शन है कॉम्पोजिशन लेवी, ये एक इटसेल्फ एक सेक्शन। ओके, तो इसमें क्या है, ये सारे सेक्शन 9 को ओवरराइड करता है, लेकिन 2 सेक्शन को छोड़ के सेक्शन 9(3) एंड 9(4। सेक्शन 9(3) जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है उसको ओवरराइड नहीं कर पाता है। उसके अलावा सब कुछ जो सेक्शन 9 पे है उसको ओवरराइड करता है, मतलब ओवर रूल करता है। मतलब कॉम्पोजिशन लेवी अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपको कॉम्पोजिशन लेवी में जो बताया गया उनको ही मेंटेन करना पड़ेगा, आपको सेक्शन 9 को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 9(3) या 9(4) जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है उसको ये ओवरराइड नहीं करता। मतलब उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसको हम लोग आगे जाके और भी डिटेल्स में समझेंगे। ओके, तो क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक सेकेंड, यस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। क्या किसके लिए, फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स पेमेंट के लिए। देखिए टैक्स पेमेंट एंड रिटर्न फाइलिंग के लिए, रिटर्न फाइलिंग ऑफ सर्टेन टैक्सेबल परसेंट। देखिए यहाँ पे तो प्रॉब्लम यही होता है ना नॉर्मल स्कीम में कि टैक्स पेमेंट करना, रिटर्न फाइलिंग करना, टैक्स क्रेडिट लेना। नॉर्मल स्कीम में ये प्रॉब्लम है, जेन्युइनली प्रॉब्लम है। इसके लिए बहुत सारे खर्चे, आप एक सीए को या सीएमए को हायर करेंगे तो उसके लिए भी आपको कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। ओके, या फिर आप खुद, या उसके बाद आपको कंप्लायंस भी करना पड़ेगा। तो ये एक बर्डन है। तो एज ए रिजल्ट सच टैक्सेबल पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एलाबोरेट रिकॉर्ड। एलाबोरेट रिकॉर्ड आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। आपको हो सकता है छोटा मोटा जो कंप्लायंस है वो करना पड़े आपको, एक फाइल में जो भी परचेज कर रहे हो, जो भी सेल्स हो रहा है उसका रिटर्न आपको मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन एलाबोरेटली नहीं मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, एंड फाइलिंग डिटेल्स ऑफ रिटर्न। ओके, सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट प्रोवाइडेड द कॉम्पोजिशन लेवी टू द सच पर्सन। अब कौन से पर्सन, एलिजिबिलिटी क्या है, अभी तो ये समझ गया है कॉम्पोजिशन लेवी क्या है। ओके, कॉम्पोजिशन लेवी एक स्कीम है जो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए,
ताकि वो अपने बिजनेस को ईजी कर पाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, एंड ईजी तरीके से आप गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर पाए एंड रिटर्न फाइलिंग कर पाए। देखिए रिटर्न फाइलिंग के बारे में मैं एक बात बोल दूं, जैसे मैंने अभी बोला कि आपको 2 रिटर्न ईयरली फाइलिंग करना पड़ेगा। जब पहली बार कॉम्पोजिशन लेवी आया था तो आपको क्वार्टरली एक रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता था, अभी ईयरली 2 रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। ओके, तो ये है कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, ओके, जो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। अभी बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, बात अभी आता है एलिजिबिलिटी, कॉम्पोजिशन लेवी में एलिजिबिलिटी क्या है। ओके, देखिए एलिजिबिलिटी के लिए मैं एक बात बोल दूं, एलिजिबिलिटी, एक सेकेंड, मैं एलिजिबिलिटी को मैं यहाँ से दिखाऊंगा आपको, रुक जाइए। ओके, अभी मैं पीपीटी से आपको समझाऊंगा एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहले जो मैंने बोला कॉम्पोजिशन लेवी किसके लिए एप्लीकेबल है, जो मैन्युफैक्चरर था, ट्रेडर्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर था, उनके लिए फर्स्ट एप्लीकेबल था। उसके बाद जब डिमांड बढ़ा तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया। ये 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल हुआ। ओके, तो अभी समझते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब उसके लिए एलिजिबल कौन कौन एलिजिबल है। तो इसके लिए हमें ये चार्ट समझना पड़ेगा। चार्ट मतलब ये जो डायग्राम है इसको समझना पड़ेगा। सपोज आप नॉर्मल स्टेट में हो, सपोज आप नॉर्मल स्टेट से बिलोंग करते हो, या फिर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से हो। किसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोला जाएगा, अभी आएंगे हम लोग। तो नॉर्मल स्टेट से है तो अगर पीबीएस ईयर, देखिए यहीं आया है पीबीएस ईयर, अगर पीबीएस ईयर में आपका टर्नओवर जो है अप टू 1.5 करोड़ तक है, आपका 1.5 करोड़ तक है, तो आप इस साल देखिए एग्रीगेट टर्नओवर, अब एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है वो हम लोग आगे जाकर समझेंगे। ओके, तो अगर आपके टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से इन द प्रीवियस ईयर, तो आप इस साल मतलब असेसमेंट ईयर में अप टू 1.5 लाख, अप टू 150 लाख, सॉरी मैं 1.5 करोड़ एंड 150 लाख, ओके, अप टू 150 लाख तक आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो। ओके, याद रखना ऑप्ट कर सकते हो, मतलब सपोज आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में आते हैं, मतलब पीबीएस ईयर में आपका 1.5 करोड़ टर्नओवर है, तो आप इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। ओके, लेकिन ये आपके पास ऑप्शन है। सपोज आपने ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, तो अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ या 150 लाख है तो ओके, नो इशू। लेकिन सबसे सपोज आपका जो टर्नओवर है इसके क्रॉस करता है, सपोज यहाँ पे ये कोई भी मंथ में, कोई मतलब असेसमेंट ईयर में किसी भी मंथ में आपका जो टर्नओवर है वो मोर देन 150 लाख हो गया, तो आपको नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा, तो आपको नॉर्मल स्कीम में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होना पड़ेगा। ओके, देखिए मैं फिर से समझाता हूँ। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हैं, अब बात आता है कि कौन से स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोला जाएगा, कौन से स्टेट को नॉर्मल स्टेट बोला जाएगा, उसमें भी आते हैं हम लोग। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में बिलोंग करते हैं, स्पेशल कैटेगरी के स्टेट मतलब, देखिए स्पेशल कैटेगरी का स्टेट मतलब होता है जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, जैसे समझ लीजिए मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ओके, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ओके, ये जो स्टेट्स है ये 8 ऐसे स्टेट्स है जिसे गवर्नमेंट ने बोला ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। इनमें अगर इन सभी स्टेट्स में से आप बिलोंग करते हो तो आपका अगर पीबीएस ईयर का टर्नओवर, ओके, देखिए आप किसी भी सर से पढ़ते होंगे या कहीं भी और वीडियो देखेंगे तो ये कहेंगे कि जीएसटी में पीबीएस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल स्कीम में नहीं है। अगर आप सेक्शन कॉम्पोजिशन स्कीम में आएंगे तो ये एप्लीकेबल है, मतलब इसमें ये सेक्शन 9 को जैसे मैंने बोला ओवरराइड करता है, ओवररूल करता है, तो इसमें पीबीएस ईयर एंड करेंट ईयर का या फिर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट है। ओके, इसमें बहुत सारे चीज़ों को ओवरराइड करता है सेक्शन 9, मतलब जीएसटी का जो थंब रूल्स है उसको ओवरराइड करता है कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। जैसे कि आप टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, जीएसटी जब आया था तो ये थंब रूल था कि आप जीएसटी को क्रेडिट मिलेगा, लेकिन ये स्कीम में आपको जीएसटी में क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, इसके बारे में भी डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो अभी समझते हैं एलिजिबिलिटी। तो अगर लास्ट ईयर में मतलब प्रीवियस ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो अगर 75 लाख है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में बात बोल रहा हूँ अभी, स्पेशल कैटेगरी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर में आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ है, ओके, सॉरी 75 लाख है, तो क्या होगा, तो आपको इस साल
अप टू 75 लाख तक आपको कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम मिलेगा। ओके, आपको कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम मिलेगा। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम मतलब 75 लाख से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली नॉर्मल स्कीम में भी आना पड़ेगा। मतलब आपके लिए जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा, आईटीसी अलाउ है, बर्डन ऑफ टैक्स आप शिफ्ट कर सकते हो कस्टमर के हैंड पे। लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हो तो आपको नो जीएसटी लाइबिलिटी, आपको जीएसटी लाइबिलिटी नहीं, आपको जीएसटी उस तरीके से जीएसटी लाइबिलिटी पे नहीं करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ कॉन्सेशनल टैक्स रेट, नो आईटीसी, मतलब आप आईटीसी नहीं ले सकते, आपको पेमेंट ऑफ कॉन्सेशनल रेट्स बेसिस में आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कॉन्सेशनल रेट मतलब गवर्नमेंट ने इस स्कीम में कुछ टैक्स रेट सिलेक्ट करके रखा है, उस हिसाब से आपको अपने टोटल जो टर्नओवर होगा ईयरली उसके ऊपर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये समझ में आया एलिजिबिलिटी। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, अगर आप नॉर्मल स्टेट में इस 8 स्टेट को छोड़ के जितने सारे भी स्टेट्स है, जम्मू इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर भी हो गया, ओके, आसाम भी हो गया, आसाम इसमें इंक्लूड नहीं है, ओके, तो आसाम जम्मू कश्मीर भी नॉर्मल स्टेट में आएगा, ओके, याद रखना, तो उसे नॉर्मल स्टेट कहा जाता है। अगर प्रीवियस ईयर में आपको 1.5 करोड़ तक है तो आपको इस साल अप टू 1.5 करोड़ तक आपको नॉर्मल स्कीम में आना, कॉम्पोजिशन स्कीम आप ले सकते हैं। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आप बिलोंग करते हो तो प्रीवियस ईयर में आपका 75 लाख तक आपका जो अगर टर्नओवर है तो इस साल आप अप टू 75 लाख आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हो। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हो तो आपको ईयरली 2 रिटर्न फाइलिंग करना है, कितना, 2 रिटर्न, ओके। उसके बाद आप बर्डन ऑफ जो टैक्स है वो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, आपका जो जीएसटी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, ओके। आपका जो टैक्स पेमेंट करना है वो आपका जो कॉन्सेशनल टैक्स रेट है जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है उस हिसाब से जो भी टर्नओवर होगा उस हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ओके। देखिए यहाँ जो पेमेंट है वो आपको क्वार्टरली बेसिस में करना पड़ेगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको क्वार्टरली बेसिस में करना पड़ेगा, जीएसटी, ओके, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप उसको क्रॉस करते हो, मतलब आप 1.5 करोड़ को क्रॉस करते हो या फिर 75 लाख को क्रॉस करते हो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, तो आप नॉर्मल स्टेट में मतलब नॉर्मल स्कीम में आ जाएंगे, ओके। नॉर्मल स्कीम में आने से क्या होगा, आपको आईटीसी क्लेम करना पड़ेगा, आपका बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट कर पाएंगे, आपको जीएसटी भी पेमेंट करना पड़ेगा, ओके। अब आता है सर्विसेज में। सर्विस में क्या है, देखिए सर्विस जो 1 अप्रैल 2019 से इंट्रोड्यूस किया गया है, ओके। तो इसमें क्या है, इसमें टर्नओवर का लिमिट थोड़ा अलग है, इसमें जो टर्नओवर का लिमिट है वो थोड़ा अलग है। इसमें गवर्नमेंट बोलता है आप अप टू 50 लाख, मतलब प्रीवियस ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर जो है अप टू 50 लाख है तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम इस साल मिलेगा, ओके। लेकिन आप कुछ चीज़ है जिसमें डील नहीं कर पाएंगे, ये नॉट ओनली गुड्स, नॉट ओनली सर्विस, ये गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, सर्विसेज के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे शुड नॉट डीलिंग विथ नॉन टैक्सेबल गुड्स, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, मतलब आप इनवर्ड सप्लाई कर सकते हो। देखिए ये जो कंडीशन है ना, मैं तीनों कंडीशन बोल रहा हूँ, आगे जाके मैं कंडीशन में सब कुछ बताऊंगा आपको कि ये जो कंडीशन है ये सबके लिए, ये गुड्स के लिए भी एप्लीकेबल है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स, रेस्टोरेंट सर्विस या सर्विस प्रोवाइडर सबके लिए एप्लीकेबल है, ओके। तो आप जैसे आप इंटरेस्ट से सेल नहीं कर सकते, आप ई कॉमर्स के थ्रू, मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन के थ्रू आप सेल नहीं कर पाएंगे, आप नॉन टैक्सेबल गुड्स सेल नहीं कर पाएंगे, ओके। तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। अगर इस सब को आप ब्रीच करते हो, मतलब ब्रेक करते हो इस रिस्ट्रिक्शन को, तो ऑटोमेटिकली आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकल जाओगे, अब नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे, ओके। तो अभी समझते हैं सर्विस, इनके लिए टैक्स रेट क्या है। जो सर्विस वाले हैं उनके लिए टैक्स रेट है 6%, कितना, 6%। इसमें 3% CGST, 3% SGST, ओके। लेकिन याद रखना एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के टाइम पे नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट डिस्काउंट अर्न फ्रॉम द डिपॉजिट लोन एंड एडवांस, मतलब डिपॉजिट लोन एंड एडवांस से आप जो भी की अर्न करते हो उसको टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना, ओके। नेक्स्ट अब आते हैं कि इसके टैक्स रेट में नॉर्मल जो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर्स है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, उनका टैक्स रेट क्या है उसको समझते हैं। देखिए अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपका जो टैक्स रेट है 0.5%, 0.5% किसके लिए, ये जो रेट है वो CGST का है एंड 0.5% SGST का, मतलब आपको 1%
इफेक्टिव जो रेट है 1% है। मतलब से सपोज कि आपका जो टर्नओवर है, आप मैन्युफैक्चरर हो, आपका जो टर्नओवर है इस साल एवरी क्वार्टर आपका जो टर्नओवर सपोज अभी आज तक में आपका हुआ 50 लाख रुपीज़, तो आपको 50 लाख के ऊपर स्टेट वे 1% देना पड़ेगा टैक्स। ओके, 1% देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाला चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको एग्जाम में याद रखना है, सुन लो। से सपोज कोई एक बंदा है, सपोज आज मैंने रजिस्टर किया है, इस साल ही मेरा ईयरली रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं डायरेक्टली कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गया हूँ। मेरा कॉम्पोजिशन स्कीम सपोज मेरा जो कॉम्पोजिशन स्कीम है मैंने लिया अगस्त में। क्यों अगस्त में लिया? क्योंकि मेरा जो भी अप्रैल टू अगस्त मेरा मैं कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। उसके बाद मेरा 20 लाख क्रॉस किया, से सपोज 20 लाख क्रॉस किया, तो उसके बाद मैंने अगस्त में जाके कॉम्पोजिशन स्कीम लिया। ओके, क्लियर है? अभी कॉम्पोजिशन स्कीम लिया मैंने, तो क्या प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद मेरा क्या बोलते हैं, दिसंबर तक आते आते मेरा जो टर्नओवर है वो फिर से सपोज 1 करोड़ हो गया, तो मुझे टोटल 1 करोड़ पे टैक्स नहीं देना है। ओके, जब मैं क्वार्टरली कैलकुलेट करूंगा तो फर्स्ट जो 20 लाख है उसको मुझे रिमूव कर देना, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर तो आप तब तो एप्लीकेबल ही नहीं थे ना टैक्स पेमेंट करने के लिए। तो उसको याद रखना है, जब भी आप कैलकुलेट करोगे ना उसको याद रखना है। अगर मैं इसी क्लास में मैं दिखाऊंगा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा, क्लास बहुत ज़्यादा ना बड़ा हो जाए, मैं इसको रिवीजन क्लास की तरह मैं यूट्यूब में डालने वाला हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा उसको कवर करने के लिए लास्ट में। अगर नहीं भी हुआ तो याद रखना। ओके, जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए क्या है 2.25%, 2.5%, टोटल इफेक्टिव रेट है 5%। मतलब आपका जो टर्नओवर है उसके ऊपर आपको 5% देना पड़ेगा। एंड एनी अदर, मतलब जो भी ट्रेडर्स है उनके लिए बोल रहा है, एनी अदर सप्लाई एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन लेवी अंडर दिस सेक्शन प्रोविजन। ओके, उसके लिए 0.5%, 0.5%, मतलब 1% है। मतलब यहाँ पे 3 रेट आपको याद रखना है। 1 है 3% हो गया आपका सर्विस प्रोवाइडर के लिए, मतलब 6%, 5% हो गया रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए, एंड मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स के लिए 1%। ये याद रखना पड़ेगा। टैक्स रेट एंड एग्रीगेट मतलब जो टर्नओवर लिमिट है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना पड़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, कंडीशन के बारे में। कुछ कंडीशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो कंडीशन है क्या बोल रहा है, देखिए हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ओके, 50 लाख किसके लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए, और बिलो ओके फॉर सर्विस, ये सर्विस के लिए, एंड 1.5 करोड़ और 75 लाख फॉर गुड्स के लिए। गुड्स मतलब गुड्स में रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, जो मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स एंड सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए ये बात बोला जा रहा है। मतलब 1.5 करोड़ अगर नॉर्मल स्टेट के लिए एंड 75 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए अगर है तो आप ये स्कीम ले सकते हैं। कंडीशन बोला जा रहा है। देखिए नेक्स्ट है कि आप ऐसे कोई गुड्स में डीलिंग कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, आप ऐसे कोई गुड्स में डीलिंग कर रहे हो जिसमें नॉट लेवेबल टू टैक्स, अब टैक्स चार्ज ही नहीं होगा उसमें। ओके, से सपोज जो जीएसटी लेवेबल ही नहीं है। ओके, आप ऐसा कुछ चीज़ है जैसे कि आप लीकर में डीलिंग कर रहे हो तो उसमें जो जीएसटी लेवेबल ही नहीं है ना, तो मतलब उसमें अगर डीलिंग करोगे तो कॉम्पोजिशन लेवल नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे प्रोडक्ट पे आप डील करते हो, जैसे आप पेट्रोल पे डील करते हो, पेट्रोलिंग और रीसेलिंग करते हो फॉर एग्जांपल। ओके, तो आपको तो वो नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे कोई गुड्स पे आप डीलिंग करते हो जिसमें जीएसटी टैक्स लेवेबल ही नहीं है तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नॉट इंगेजिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम अगर आप लेते हो, अगर आप ऑप्ट करते हो, तो आप जिस भी स्टेट्स में कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम लेते हो, आप नेक्स्ट स्टेट्स या कोई भी और स्टेट्स में आप गुड्स सेल नहीं कर सकते। इंपोर्ट मतलब इनवर्ड सप्लाई हो सकता है, आउटवर्ड सप्लाई नहीं हो सकता। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछ सकता है या एग्जाम में इससे रिलेटेड मैथ भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है। अगर आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में आते हैं तो आपको इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, आपको विद इन स्टेट या फिर इंटर स्टेट सप्लाई कर पाएंगे, लेकिन कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो आप नॉर्मल स्कीम में आ जाएंगे, आपको टैक्स नॉर्मल स्कीम में टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। आप आरटीसी ले सकते हो, आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट,
who is neither casual taxable person, non-resident और non-resident taxable person। कौन होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? देखिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जिसका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है। ओके, आप विद इन स्टेट आप ओकेशनली माल सेल करते हो, कोई ओकेशनली आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, माल सेल करते हो, आपका कोई फिक्स प्लेस नहीं है, उसको कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एंड अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपको बोलता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सेम डेफिनेशन है, लेकिन आपको इसके ऊपर डेफिनेशन के ऊपर भी मैं आगे जाके कुछ आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि क्या है डेफिनेशन। तो आप इतना याद रखना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो ऑकेशनली एक आज यहाँ 5 दिन तो कल वहाँ 10 दिन, वहाँ 20 दिन ऐसा करके माल सेल करता है। उसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है, कुछ बिजनेस प्रिंसिपल बिजनेस कहाँ से करेगा उसका कुछ फिक्स प्लेस नहीं है, उसको कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एंड अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपको नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, who is not engaged in making supply through an electronic commerce operators and who's required to collection at source, tax collection at source। मतलब आपके लिए TCS एप्लीकेबल है। देखिए मेरा एक दोस्त है, ओके, जो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन एंड इनमें सेल करता है। ओके, उसका रिटर्न में फाइलिंग करता हूँ तो क्या होता है ना कि उसका जो उसको कॉम्पोजिशन लेवी नहीं मिलेगा। ओके, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो ई कॉमर्स के थ्रू माल सेल करता है। इवन दो उसका जो टर्नओवर है 20 लाख से नीचे है, फिर भी वो कॉम्पोजिशन लेवी इवेंट वो अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन करके चैप्टर के पढ़ेंगे तो अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू माल सेल करते हो ना तो आपको वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना 20 लाख या ओनली गुड के लिए 40 लाख या वो भी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब स्ट्रेट वे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ओके, वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे और हर टॉपिक के ऊपर हम लोग क्लास में GST क्लास में यहाँ पे अपलोड करूँगा GST मेरे चैनल पे। ओके, तो क्या है कि आप हु इज़ नॉट एंगेजिंग मेकिंग एनी सप्लाई थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, आप उसके थ्रू अगर माल सेल करते हो तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, अगर नहीं करते हो तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा। ओके, हु इज़ नॉट एंगेजिंग इन मेकिंग द सप्लाई ऑफ क्या क्या, देखिए यहाँ पे आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस, मतलब आइस एंड आइसक्रीम रिलेटेड कुछ भी हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। ओके, नॉट कॉन्टेनिंग कोका छोड़ो, पान मसाला, ओके, टोबाको एंड मैन्युफैक्चरिंग टोबाको सब्स्टिट्यूट, मतलब उस रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। एंड एरेटेड वाटर किसे कहते हैं? जैसे कोको कोला, ओके, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया ना, सोडा वाटर, एरेटेड वाटर, उसमें आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। ओके, याद रखने वाला चीज़ है ये सब। तो मैं अगर इसको समराइज़ करूँ, ये जो कंडीशन है फर्स्ट कि आपको फर्स्ट कंडीशन आपको एलिजिबल होना पड़ेगा कि आपको प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है जो सर्विसेज के लिए 50 लाख है, जो नॉर्मल स्टेट के लिए 1.5 करोड़ है एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 75 लाख है। ओके, आप अगर आप ऐसे कुछ गुड्स में डीलिंग करते हो जिसमें टैक्स लेवेबल ही नहीं है तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है, आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर पाएंगे। ओके, आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में आते हो तो आप इंटर स्टेट नहीं सेल कर पाएंगे। अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हो तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, लेकिन आप इनवर्ड सप्लाई कर सकते हो, मतलब आप दूसरे स्टेट से माल खरीद सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है कि आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना है। अगर आप है तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने? उसके बाद देखा अपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू आप माल सेल करते हो तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद देखा आइसक्रीम, पान मसाला, टोबाको सब्स्टिट्यूट एंड एरेटेड वाटर। इन 4-5 चीज़ों में अगर आप डीलिंग करते हो तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हो तो इन सब में अगर आप डील करते हो तो नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद देखिए ये सब सारे कंडीशन है और भी सारे कंडीशन हम लोग आगे जाके देखेंगे। ओके, वेदर मोर देन 1 रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम पैन, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम आता है, एग्जाम में सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई बाय द ऑल द सच रजिस्टर्ड पर्सन इज पेड एट द गिवन रेट। देखिए यहाँ पे यहाँ इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए सपोज आपका 2 बिजनेस है, हो सकता है एक रेस्टोरेंट सर्विस है, एक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, आप अगर सेम पैन में आपका पैन एक है, आप दोनों में 2 बिजनेस करते हो। ओके, दोनों बिजनेस में अगर आप सेम पैन है तो आपको दोनों बिजनेस के लिए ही
कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम लेना पड़ेगा। एग्जाम में बहुत टाइम ये आता है कि आपके पास 2 बिजनेस है, ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, और ऐसा हो सकता है कि आप इस बिजनेस के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम ले और इस बिजनेस के लिए नहीं ले, नहीं हो सकता। आपको अगर कॉम्पोजिशन स्कीम लेना है तो आपको दोनों के लिए, या फिर 3 बिजनेस है तीनों के लिए लेना पड़ेगा, लेकिन सेम पैन में। हो सकता है दोनों का पैन अलग हो सकता है ये बिजनेस आपके वाइफ के नाम पे हो, वो बिजनेस आपके नाम पे हो, तो आप किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में आप कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आप एलिजिबल हो ले सकते हो। ओके, तो ये सेम पैन, ओके, याद रखना। ओके, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एक छोटा छोटा टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिटेल्स में करा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स। आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, मतलब आपको बिल ऑफ सप्लाई, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस के जगह आपको क्या करना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। मतलब आप इशू करेंगे क्या, बिल ऑफ सप्लाई, मतलब आप टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको टैक्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेट बेसिस में अपने पॉकेट से गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ आपका टर्नओवर क्या है। ओके, आपका जो टर्नओवर है उसके बेसिस में आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ इन फ्यूचर जब भी आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो कमेंट करना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा जीएसटी रिलेटेड। ओके, जीएसटी या कस्टम्स। ओके, तो ये हो गया बेसिक कंडीशन, और भी सारे कंडीशन है। देखिए, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेंटेन द फॉलोइंग वर्ड, क्या वर्ड, द टॉप ऑफ द सप्लाई, टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई। क्या लिखना पड़ेगा कि आप कॉम्पोजिशन डीलर हो, आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए यही बोला गया इसमें, यू आर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स ऑन द सप्लाई, ऑन सप्लाइड। ओके, आप कुछ भी माल खरीदते हो मुझसे तो आपको टैक्स इनवॉइस नहीं मिलेगा और आप टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, लाइबिलिटी टू पे द सेंट्रल टैक्स, ओके, एट द रेट ऑफ 3%। देखिए ये 3% जो है ना, ये काट दो, ये ओनली 3% जो है, 3% इज फॉर द सर्विस प्रोवाइडर। ओके, सर्विस प्रोवाइडर के लिए लिखा गया है, इसको एडिट नहीं किया मैंने। तो 3% यहाँ पे जो भी टैक्स रेट है जो मैंने बोला वो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा ऑन ऑल द आउटवर्ड सप्लाई। ओके, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग अदर नोटिफिकेशन इशू अंडर दिस सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11 ऑफ सेट एक्ट। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, आपको टैक्स लाइबिलिटी गवर्नमेंट को किस तरह का से पेमेंट करना पड़ेगा, आपका जो टर्नओवर है उसके हिसाब से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। जो मैन्युफैक्चरर के लिए 1% है, जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए 6% है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए आपको 5% है, एंड ट्रेडर्स के लिए 1% है। उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट को डायरेक्टली टर्नओवर के बेसिस में पे करना पड़ेगा। और एक चीज़ बोला गया, देखिए, लाइबिलिटी टू पे द सेंट्रल टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑन द रिवर्स चार्ज अंडर सबसेक्शन 3 and 4 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ सेट एक्ट। मतलब क्या है, मैंने पहले ही बोला कि सेक्शन 10 सेक्शन 9 को ओवरराइड करता है, मैंने पहले बोला था ना। तो अभी समझो, उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि सेक्शन 9 पे सेक्शन 9(3) एंड 9(4) जो सेक्शन है उसको ओवरराइड नहीं करता है। मतलब आप सपोज गुड्स खरीदते हो, कुछ भी गुड्स खरीदा, ओके, एंड उस गुड्स के ऊपर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको टैक्स पेमेंट करना है, आप उनसे टैक्स उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको उसके ऊपर भी टैक्स पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। याद रखना, उसके लिए आपको रिलीफ नहीं मिलेगा कि आप टैक्स, एंड उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो देखिए कॉम्पोजिशन लेवी क्या है ना, कॉम्पोजिशन लेवी अगर आप किसी क्लाइंट को या किसी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, उसके बाद बेनिफिशियल है कि नहीं है, एप्लीकेबल नहीं बेनिफिशियल है कि नहीं है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आप किससे माल खरीदते हो उसके लिए उसका टैक्स रेट क्या है, वो कितना टैक्स चार्ज करता है, उसका क्रेडिट, उससे कितना क्रेडिट मिलता है। आप जब सेल करते हो तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको कॉम्पोजिशन लेवी में आपको बेनिफिट है या नॉर्मल स्कीम में बेनिफिट है। उसके बाद आप उस स्कीम में जाना, या फिर आपको क्लाइंट ऐसा लगे, क्लाइंट का इंटरेस्ट है कि देखो मैं कॉम्पोजिशन लेवी में एक तो बेनिफिट है कि आप मुझे ईयरली 2 रिटर्न फाइलिंग करना है और मंथली में 2 रिटर्न फाइलिंग करने से अच्छा है मैं ईयरली 2 रिटर्न फाइलिंग करूँ, तो आप वो स्कीम डायरेक्टली चूज़ कर लेना। ओके, तो ये आपके ऊपर है। कॉम्पोजिशन लेवी बहुत सारे सप्लायर के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, बहुत सारे सप्लायर के लिए बेनिफिशियल नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ये रहा ओवरऑल सारे कंडीशन, ये है सारे कंडीशन जो मैंने अभी आपको समझाया।
और एक बताया मैंने पैन इंडिया का पैन के बारे में बताया कि सेम पैन में जितने भी बिजनेस होंगे आपके सब में अगर आप कॉम्पोजिशन लेवी लेना चाहते हो तो आपको सब में कॉम्पोजिशन लेवी लेना है। आप किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। बहुत सारे कंडीशन है जो फुलफिल करना है, एक एलिजिबिलिटी है, एक टर्नओवर है, बहुत सारे गुड्स है जिसमें आपको डील नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे ई कॉमर्स के थ्रू आप माल सेल नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी कंडीशन है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब जो भी स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं ना उनके लिए ही है, इतना सो सिंपल टैक्स पेयर है उनके लिए है। ओके, तो अभी कुछ फॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ फॉर्म्स है कि उनका काम क्या है, ओके, उनके बारे में अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, आइए देखिए जीएसटी फॉर्म, जीएसटी देखिए जीएसटी कॉम्पोजिशन में क्या है, कॉम्पोजिशन का फॉर्म सीएमपी है। कॉम्पोजिशन मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है सीएमपी। ओके, तो जीएसटी उसके बाद सीएमपी। ओके, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसा करके फॉर्म को लाया गया है यहाँ पे जीएसटी में, जीएसटी कॉम्पोजिशन में। ऐसे 8 फॉर्म है, 8 देखिए 1 से 8 फॉर्म है। ओके, उसके बारे में समझते हैं। इसको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में इस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सपोज आप कॉम्पोजिशन लेवी के लिए एप्लीकेबल कर रहे हो तो उसके लिए क्या आप फ्रेश हो, आप फ्रेशली आप प्रीवियसली आप उसमें भी हो सकता है आप फ्रेश एप्लीकेशन कर रहे हो। ओके, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऐसा भी हो सकता है आप रजिस्टर पर्सन हो नॉर्मल स्कीम में, उसके बाद आप फ्रेश एप्लीकेशन कर रहे हो, उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हो नॉर्मल स्कीम को से आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाएंगे तो क्या फॉर्म एप्लीकेबल है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना जरूर। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी नोटिस भेजा तो किस फॉर्म को फॉर्म एप्लीकेबल है। ओके, तो इन सारे फॉर्म्स को याद रखना जरूरी है। ओके, देखो फॉर्म जीएसटी सीएमपी 1 ये किसके लिए एप्लीकेबल, देखो टू ऑफ द स्कीम बाय द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होल्डर। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होल्डर जैसे कि मैंने पहले बोला कि आप फ्रेशली आप एप्लीकेशन कर रहे हो कि मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम लेना है तो आपको फॉर्म क्या यूज़ करना पड़ेगा, जीएसटी सीएमपी 1। ओके, देखिए प्रायर टू अपॉइंट द डेट और विद इन 30 डेज ऑफ सेट डेट। ओके, आपको पहले आपको कॉम्पोजिशन स्कीम लेना है तो जीएसटी सीएमपी 1 से आप जो प्रोविजनल रजिस्टर होल्डर है उनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जीएसटी सीएमपी 2 उसको अगर इंटीमेशन टू विलिंगनेस टू ऑफ द स्कीम बाय द रजिस्टर पर्सन, मतलब बाय द रजिस्टर पर्सन मतलब जो ऑलरेडी रजिस्टर है उनके लिए है, मतलब जो फ्रेश रजिस्टर करना चाहते हैं उसके लिए जीएसटी सीएमपी 1, और जो पहले से रजिस्टर है नॉर्मल स्कीम में वो विलिंग टू कॉम्पोजिशन स्कीम में ट्रांसफर होना चाहता है तो उसके लिए जीएसटी सीएमपी 2 वो देना पड़ेगा। ओके, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए कब होगा, देखिए ये जो नया मैं फ्रेश रजिस्टर करना चाहता हूँ कॉम्पोजिशन स्कीम में डायरेक्टली तो साल के किसी भी डेट में मैं रजिस्टर कर पाऊंगा। ओके, लेकिन आप ऑलरेडी प्रोफेशनल आप नॉर्मल स्कीम में हो और आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हो तो आपको फाइनेंशियल ईयर के जो फर्स्ट डेट है उनसे स्टार्ट करना पड़ेगा और उससे पहले आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके, तो उस हिसाब से आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा। ओके, then GST CMP 3 डिटेल्स ऑफ स्टॉक्स इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो भी डिटेल्स है CMP 3 में डिटेल्स आपके पास स्टॉक्स क्या है उनके डिटेल्स इनवर्ड्स कहाँ से किया, अनरजिस्टर्ड पर्सन से किया तो विद इन 90 डे ऑफ एक्सरसाइज द ऑप्शन, मतलब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के बाद आपके पास जितनी भी स्टॉक्स है उनके डिटेल्स आपको GST CMP 3 उसके भीतर आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा जो जो पोर्टल है वहाँ पे। ओके, उसके बाद GST CMP 4 इसमें क्या है, इंटीमेशन टू विड्रॉल फ्रॉम द स्कीम। अगर सपोज में आप कॉम्पोजिशन स्कीम से विड्रॉ करना चाहते हो या सीजेस्ट हो गए हो, मतलब आप किसी भी रूल्स को ब्रेक किया है, किसी भी रूल्स को ब्रीच किया आपने, तो आपने कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आप ट्रांसफर हो जाओगे तो आपको GST CMP 4 फाइलिंग करना पड़ेगा। देखिए within 7 days of occurring the event the details of stocks and capital goods are required to be filed in the form GST ITC 1 within 30 days of the occurring the event, मतलब आप इंटीमेशन फर्स्ट दोगे कि आपने कॉम्पोजिशन स्कीम आप छोड़ रहे हो, आप नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो, उसके बाद डिटेल्स ऑफ स्टॉक्स एंड कैपिटल गुड्स का आर रिक्वायर्ड टू फाइल इन द फॉर्म GST ITC 1। GST ITC 1 फाइलिंग करना पड़ेगा जो भी आपके पास स्टॉक्स उस टाइम पे है या फिर आपके पास जो भी कैपिटल गुड्स है उसके रिलेटेड। ओके, देन अब आते हैं 5
जीएसटी सीएमपी 5 में क्या है, सो कॉस्ट नोटिस, SCN, सो कॉस्ट नोटिस ऑन द कंटामिनेशन ऑफ रूल्स और एक्ट। ओके, कोई भी रूल्स और एक्ट को आप कंटामिनेट किया है तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आपको नोटिस भेजेगा। ओके, एंड 6 में क्या है, आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। जीएसटी सीएमपी 6 में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा विद इन 15 डेज। आपको विद इन 15 डेज में आपको रिप्लाई भी देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आता है 7 में क्या है, इशू ऑर्डर। प्रॉपर ऑफिसर आप कुछ ऑर्डर दे सकते हैं आपको 7 में। ओके, एंड 8 पे आपको टैक्स पेमेंट करना है, मतलब क्वार्टरली बेसिस में आपको रिटर्न, एक होता है रिटर्न डिटेल्स भरना पड़ता है, एक होता है टैक्स। अब सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको डायरेक्टली जाना है, डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको पेमेंट करना है। 18 डे, देखिए 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग ऑफ द क्वार्टर, मतलब जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हुआ, तो मार्च के बाद अप्रैल में जाके 18th ऑफ अप्रैल के भीतर आपको टैक्स पेमेंट करना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ओके, उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून में आपको टैक्स पेमेंट करना है। ओके, इस हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो फॉर्म के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि फर्स्ट, अगर आप फ्रेशली एप्लीकेशन कर रहे हो तो जीएसटी सीएमपी 1, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो उसके बाद आप कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो तो आपको जीएसटी सीएमपी 2 भरना पड़ेगा। और जीएसटी सीएमपी 3 किसके लिए, स्टॉक्स एंड इनवर्ड्स जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से किया है उसके लिए। जीएसटी सीएमपी 4 किसके लिए, अगर आप कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में जाना चाहते हो। उसके बाद 5 में क्या है, 5 में आपको सोकॉट नोटिस भेज सकता है प्रॉपर ऑफिसर अगर आप कुछ कंटामिनेशन किए हैं। 6 में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा 15 डेज के भीतर। 7 में प्रॉपर ऑफिसर या फिर डिपार्टमेंट आपको कुछ ऑर्डर दे सकता है। एंड 8 में आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करना है। ओके, क्लियर है सब कुछ। ओके, नेक्स्ट आगे जाते हैं, क्या है देखिए, वैलिडेशन ऑफ कंपोजिशन स्कीम कब तक वैलिड है। देखिए, मैंने तो एलिजिबिलिटी जब मैंने आपको समझाया था उस टाइम पे मैं बोल दिया था कि आप अप टू 1.5 लाख 1.5 करोड़ और 150 लाख तक आप अगर आप टर्नओवर है तो आप नॉर्मल स्कीम में हैं। उसके बाद आप अगर आप क्रॉस करते हो तो आप क्या करेंगे, आप नॉर्मल स्कीम में आ जाएंगे, कंपोजिशन स्कीम के। उसके बाद भी कुछ ऐसे कंडीशन है जो हम लोग को देखना है। देखिए, अगर आप वैलिडेशन, देखिए वैलिडेशन में क्या बोला गया, अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हो तो कंपोजिशन लेवी अलाउ है। ओके, अगर आप कंडीशन नॉट सेटिस्फाई करते हो तो पे टैक्स एज ए नॉर्मल रेट आपको इशू करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस आप इशू कर सकते हो। ओके, टैक्सेबल सप्लाई विद इन 7 डेज, फाइल फॉर्म जीएसटी सीएमपी 4, जैसे मैंने अभी बोला कि आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आपको जीएसटी सीएमपी 04 आपको फाइल करना पड़ेगा 4। उसके बाद ओके, वो आपको फाइल करना पड़ेगा। आप सेल्फ विड्रॉल भी कर सकते हो कुछ रीज़न की वजह से। ओके, हो सकता है आपका टर्नओवर क्रॉस कर दिया या कुछ भी हो गया, तो उसमें भी सेम प्रोसेस है। बिफोर द डेट ऑफ विड्रॉल फाइल जीएसटी सीएमपी 4, आपको जीएसटी सीएमपी 4 फाइलिंग करना पड़ेगा। एंड इंटीमेशन देना पड़ेगा विद इन 7 डेज, आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सीजीएस टू बी सेटिस्फाई द कंडीशन। देखिए, रीज़न तो सेम ही है, कंडीशन आप अगर सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आपको यह करना पड़ेगा। ओके, या फिर प्रॉपर ऑफिसर भी आपको नोटिस भेज सकता है, जैसे मैंने अभी पढ़ा हम लोगों ने कि जीएसटी सीएमपी 5 में हो सकता है कुछ कंटामिनेशन किया है तो आपने नोटिस भेजा, आपको 15 डेज के भीतर। जीएसटी सीएमपी 6 में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा, या फिर आपको जो प्रॉपर ऑफिसर है विद इन 30 डेज क्या होगा, आपको जीएसटी सीएमपी 7 के भीतर आपको ऑर्डर भेज सकता है। एंड 30 डेज के भीतर आपको देना है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं उसको, वो आपको 30 डेज के भीतर आपको इंटीमेशन भी देना है। ओके, तो इस सारे कंडीशन को फुलफिल करना है। ये एक कंपोजिशन लेवी का बेसिक्स जो मैंने आपको समझाया अभी। ओके, तो ये है ओवरऑल कंपोजिशन लेवी, जो मैं फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, एक शॉर्ट रिवीजन 2 मिनट में। देखिए, कंपोजिशन लेवी स्कीम क्या है, एक सिंप्लीफाइड स्कीम है जो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, जो कंप्लायंस नहीं कर पाता, जो टैक्स क्रेडिट का कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगा, जो टैक्स इनवॉइस इशू कलेक्शन, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं आना चाहता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनको ईयरली 2 रिटर्न फाइलिंग करना है। ओके, 2 रिटर्न फाइलिंग करने से वो कंपोजिशन स्कीम में आ जाएगा, मतलब 2 रिटर्न फाइलिंग करना है कंपोजिशन स्कीम अगर लेते हो। अगर आपको पीवीएस ईयर का टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से है
तो आपको इस साल अप टू 1.5 करोड़ आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा। एंड उसके बाद अगर क्रॉस करते हो तो आपको नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हो तो आप इंटरेस्ट रेट सेल नहीं कर पाएंगे, आप टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, आप टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाएंगे, आपको वर्ड भी मेंशन करना है, इवन बाहर नोटिस बोर्ड में भी आपको ये वर्ड मेंशन करना है, यू आर ए कंपोजिशन डीलर। ओके, उसके बाद क्या है, आप ई कॉमर्स के थ्रू सेल नहीं कर पाएंगे। आप ये कुछ प्रोडक्ट्स है जिसके थ्रू आप जिसमें आप डील नहीं कर पाएंगे, जैसे तोबाकू, आइसक्रीम, पान मसाला, ओके, उसके बाद एरेटेड वाटर हो गया, ओके, इस सब में आप डील नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है एंड हो सकता है आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो आपको ये नहीं मिलेगा ये ऑप्शन। ओके, या फिर हो सकता है आप ऐसे कुछ किसी गुड्स में डीलिंग करते हो जिसमें टैक्स लेवेबल ही नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 10 जो है, जो सेक्शन 9 को ओवरराइड करता है, लेकिन सेक्शन 9(3) या 9(4) जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है उसको ओवरराइड नहीं करता। मतलब अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कुछ कमाल खरीदते हो तो उसमें आपको टैक्स पेमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे नहीं भाई मेरे आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगा तो मैं टैक्स नहीं कर पाऊंगा, पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, ये नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने फॉर्म्स पढ़े, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको। टोटल 8 फॉर्म्स है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भी एक चीज़ है जो हम लोगों ने देखा, पैन इंडिया बेसिस, मतलब आपको देखना है पैन इंडिया बेसिस में, मतलब पैन इंडिया मतलब आप सेम पैन में जितनी भी बिजनेस है आपको उसके लिए कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम मिलेगा, लेकिन आप पर्टिकुलर एक बिजनेस के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। ओके, चलिए अभी जाते हैं, मैं अपने बुक्स में जाता हूँ, बुक्स में जाके देखता हूँ और क्या क्या आपको पढ़ाना है। ओके, मैंने यहाँ पे ओवरऑल क्या किया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर उनके लिए, एंड मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस उनके लिए अलग है बुक्स में, एंड सर्विस प्रोवाइडर के लिए अलग है, लेकिन दोनों को मैंने मार्च कर दिया, दोनों का सेम है। 1-2 पॉइंट जो टर्नओवर लिमिट, टैक्स रेट, वो सब अलग है। टैक्स रेट भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए 3% टोटल 6% इफेक्टिव रेट लगेगा। जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए 5% लगेगा, 2.5% CGST एंड 3.5% SGST। उसके बाद हम लोगों ने और भी देखा कि जो मैन्युफैक्चरर है एंड जो ट्रेडर्स है उनके लिए इफेक्टिव रेट है 1%, 0.5% CGST, 0.5% SGST। ओके, लेकिन यहाँ पे IGST के बाद क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें आपका क्या नहीं है, इसमें आपका इंटरेस्ट रेट सेल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे और एक चीज़ आपको समझाना है, जो एग्रीगेट टर्नओवर, लेकिन मैंने बोला था एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड्स होगा। एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड्स है द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस, मतलब जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो इंक्लूड होगा। देखिए एग्जेम गुड्स, सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स और होल्डी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इंक्लूडिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मतलब एग्जेम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ओके, नील रेट सप्लाई इंक्लूड्स होगा एग्रीगेट टर्नओवर जब कैलकुलेट करना है। ओके, उसके बाद देखिए इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन द डिस्टिंक्ट परसेंट हैविंग द सेम पैन। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी तो आप माल किस में, सपोज मेरा ये स्टेट में मेरा एक बिजनेस है और नेक्स्ट स्टेट में एक बिजनेस है, तो मैं अपने बिजनेस के भीतर, मतलब मेरा ही बिजनेस है उसमें तो गुड्स इधर उधर हो सकता है, माल सेल हो सकता है, उसको भी इंक्लूड करूंगा इसमें। ओके, एंड सप्लाई ऑन ओन अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, अपने अकाउंट पे भी आप सप्लाई कर रहे हो उसको भी इंक्लूड करना है। ओके, जो एग्रीगेट टर्नओवर है। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या क्या इंक्लूड्स नहीं होगा, जैसे मैंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बोला कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको टैक्स पेमेंट करना है। ओके, तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड्स नहीं होगा। ओके, CGST, SGST, UTGST, IGST एंड कॉम्पनसेशन सेस, ये सब एक्सक्लूड किया जाएगा जब एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट होगा। ओके, उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि सर्विस में कि अगर इंटरेस्ट मिल रहा है डिपॉजिट से वो भी एक्सक्लूड होगा, मतलब इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, जो भी डिपॉजिट एडवांस से मिलेगा वो भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के टाइम पे। ओके, तो ये है ओवरऑल कंपोजिशन लेवी स्कीम जो मैंने आपको आज समझाया। कुछ भी डाउट हो मुझे क्वेश्चन करना, मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके आंसर देने के लिए। और ऐसे ही हर एक टॉपिक के भीतर आपको अगर क्लास लेना है तो मेरे क्लास को सब्सक्राइब करके रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वेरी मच।